हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है और सभी का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। और बीएसटीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी लेकर मैं आपके सामने आपके लिए एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गया दोस्तों। और एक बार सभी जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी नए दोस्तों को और सभी नए दोस्तों का भी स्वागत है, पुराने दोस्तों का भी स्वागत है। और एक बार वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर ज़रूर लगा दीजिए दोस्तों, है ना। चलो ठीक है, चलते हैं। चलो दोस्तों, पहला जो प्रश्न आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका उसका नाम है उस प्रश्न कौन सा प्रश्न है तो ध्यान रखना। कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन सी दोस्तों? कछवाहा राजवंश की कुल देवी के बारे में पूछा गया। कछवाहा राजवंश की जो कुल देवी है इसके बारे में पूछा गया दोस्तों। कछवाहा राजवंश की कुल देवी नारायणी माता, जमुवाई माता, कर्णी माता या शीतला माता है। इन चारों में से कौन सी माता है इसे जो कछवाहा राजवंश की कुल देवी? तो ध्यान रखना दोस्तों, वो हो जाएगी मेरे साथियों, वो हो जाएगी जमुवाई माता। ठीक है, जमुवाई माता का जो मंदिर है दोस्तों, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ यहाँ पर स्थित है। जमुआ रामगढ़, रामगढ़ को दोस्तों कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। क्या कहा जाता है? रामगढ़ को कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है, ध्यान रखना। कर्णी माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे साथियों? इसका जो मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है इसका मंदिर? देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है, देशनोक बीकानेर। चलो ठीक है। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है तो ध्यान रखना, अलवर, बरवा की डूंगरी। कौन सी डूंगरी दोस्तों? बरवा की डूंगरी, अलवर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। और शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर? चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है, जहाँ पर गधों का मेला लगता है। आगे चलते दोस्तों। चौथ माता किस जिले में स्थित है दोस्तों? चौथ माता करौली के अंदर स्थित है, धौलपुर के अंदर स्थित है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है या भरतपुर के अंदर? चौथ माता का मंदिर जिला मतलब चौथ माता किस जिले के अंदर स्थित है ये पूछा गया। तो ध्यान रखना, चौथ माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर है? ध्यान रखना, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर, ध्यान रखना। सवाई माधोपुर के अंदर किसका मंदिर है तो वो हो जाएगा हमारे चौथ माता का। आगे चलते दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर कंजर समाज की कुल देवी आराध्य देवी कौन सी है तो ध्यान रखना, कंजर समाज की आराध्य देवी पूजा जाए आपसे, चौथ माता। ठीक है, कौन सी माता? कंजर समाज की आराध्य देवी। कंजर समाज की आराध्य देवी कौन सी है तो ध्यान रखना, वो हो जाएगी कंजर समाज की आराध्य देवी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी चौथ माता। इतना ध्यान रखना दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चूहों की देवी के रूप, हाँ जी चलो ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चूहों की देवी के नाम से, चूहों की देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है दोस्तों? चूहों की देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है? उस देवी का नाम क्या हो जाएगा? कर्णी माता। कौन सी दोस्तों? कर्णी माता। कर्णी माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? देशनोक बीकानेर के अंदर। कर्णी माता, ठाठोली देवी माता भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है दोस्तों? ढाढोली भी देवी भी कहा जाता है। कर्णी माता को कौन सी देवी कहा जाता है? ढाढोली देवी भी कहा जाता है कर्णी माता को। और कौन सी देवी कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, ढाढोली देवी। कौन सी कहा जाता है? ढाढोली या डाडा वाली देवी, मतलब दाढ़ी वाली देवी। कौन सी देवी? दाढ़ी वाली देवी। इसके बाद देखा जाए कर्णी माता को कहा जाए चूहों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। और ध्यान रखना, सावन भादो कड़ई यहाँ पर स्थित है। सावन भादो झील पूजी जाए तो वो ध्यान रखना, झील कहाँ पर है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर। ठीक है, सावन भादो अगर नहर पूछी जाए तो ध्यान रखना, नहर कहाँ पर? हाँ, झील कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। ये ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना। नहर कहाँ पर है? कोटा के अंदर। नहर कहाँ पर है? सावन भादो अगर नहर पूछी जाए तो वो कहाँ पर है? कोटा के अंदर, है ना दोस्तों। केला देवी का माता का मंदिर, केला देवी का मंदिर माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? करौली के अंदर है, कालीसील नदी के किनारे है दोस्तों। इतना ध्यान रखना। इनके मंदिर में लक्खी मेला बढ़ता है, उसको लक्खी कहते हैं। इनके जो लक्खी मेले के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उनको लांगुरिया कहते हैं। तीसरा नंबर जो दे रखा दोस्तों, नागणीची माता। नागणीची माता का जो मंदिर है दोस्तों, नगाना गाँव बाड़मेर के अंदर स्थित है। बाण माता दोस्तों, बाण माता भी दे रखा है। तो बाण माता देखा जाए तो बाण माता क्या है तो ध्यान रखना, गोहिल राजवंश या सिसोदिया राजवंश की कुल मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। बाण माता क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। और इनका जो मंदिर है नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है, ऐसा बताया जाता है। चलो ठीक है। महावीर जी का मेला किस जिले में पड़ता है दोस्तों? महावीर जी का मेला किस जिले के अंदर पड़ता है? दौसा, करौली, सवाई माधोपुर या धौलपुर?
तो महावीर जी का जो मेला पड़ता है चांदन गांव, कौन सा गांव, चांदन गांव। और चांदन गांव कहाँ पर है दोस्तों, तो ध्यान रखना चांदन जो गांव है वो कहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा करौली के अंदर। और यहाँ पर महावीर जी का क्या पड़ता है दोस्तों, मेला पड़ता है। आगे चलते हैं, गोगा नवमी का त्यौहार कब आता है दोस्तों, गोगा नवमी, गोगा नवमी का जो त्यौहार है वो कब आता है ये पूछा गया है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन कौन सा त्यौहार आता है, तो ध्यान रखना गोगा नवमी। भाद्रपद, यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो क्या है, भाद्रपद सॉरी आश्विन पूर्णिमा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन कौन सा नवमी आती है, गोगा नवमी। ठीक है, गोगा जी का सबसे बड़ा मेला लगता है इस दिन। और कहाँ पर लगता है, धूर मेड़ी, या इसी को हम कहते हैं धड़ मेड़ी, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। ये इसी दिन यहाँ पर और भी मेला लगेगा, कहाँ पर, ददेरवा चूरू के अंदर। कहाँ पर लगेगा दोस्तों, ददेरवा चूरू के अंदर भी लगेगा। और इनकी एक झोपड़ी है खिलोरी की ढाणी, गोगा जी की ओल्डी है ना, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर के अंदर है दोस्तों। वर्तमान के अंदर देखा जाए तो सांचौर जिले के अंदर आएगा। आगे चलते हैं, तारकिन का उर्स किस जिले से संबंधित दोस्तों, तारकिन का जो उर्स है वो किस जिले से संबंधित है, अजमेर से, उदयपुर से, नागौर से या जयपुर से। तो ध्यान रखना तारकिन का अगर उर्स, तारकिन शब्द आ जाए तो वो सीधा आपको कहाँ जाना है, नागौर के अंदर जाना है। कहाँ पर जाना है, तारकिन का जो उर्स बढ़ता है वो कहाँ पर बढ़ता है, नागौर के अंदर। आगे चलते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। आगे चलते 7वें नंबर का प्रश्न आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। जाम्बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, अजमेर के अंदर, नागौर के अंदर, जयपुर के अंदर, या फिर ऑप्शन दे रखा उदयपुर के अंदर। जाम्बू जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था, ध्यान रखना पीपासर गाँव, कौन सा गाँव, पीपासर गाँव, नागौर के अंदर। किसका जन्म हुआ था, ध्यान रखना वो हुआ था अपने जाम्बू जी का जन्म। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। 20+9 नियम दिए थे जिसको हम क्या कहते हैं, बराबर कितने होते हैं, 29। मतलब बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे, यही थे। इनको कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते दोस्तों, आगे चलते हैं, जगत शिरोमणि का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है, जगत शिरोमणि का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित दोस्तों, जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। अगर जगत शिरोमणि माता का मंदिर पूछा जाए तो वो कहाँ पर हो जाएगा, जयपुर के अंदर हो जाएगा। और जयपुर के अंदर एक दुर्ग है दोस्तों, उस दुर्ग का नाम है आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, आमेर दुर्ग। अगर आमेर दुर्ग के उपनाम पूछे जाए तो अम्बेर, अम्बावती, अंबिकापुर, ये सारे जो उपनाम है वो किसके हैं, तो ध्यान रखना आमेर दुर्ग किसके हैं, आमेर दुर्ग के उपनाम है। और जगत शिरोमणि माता का जो मंदिर है यहाँ पर ऐसा बताया, कभी मान सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके यहाँ जो मीराबाई बचपन में जिस मूर्ति की भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे उस मूर्ति को उठा के ले जाता है। और बाद में मान सिंह की पत्नी कनकावती अपने पुत्र जगत सिंह की याद में एक मंदिर बनवाती है, उस मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। और उसके अंदर मीराबाई की जो बचपन मीराबाई जो बचपन में जिस प्रतिमा की पूजा करती थी वो प्रतिमा स्थापित की जाती है दोस्तों। इसीलिए जगत शिरोमणि मंदिर को मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, सास बहू का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित दोस्तों। अगर सास बहू का मंदिर पूछा जाए, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, ध्यान रखना जयपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। और उदयपुर के अंदर एक जो स्थान है उस स्थान का नाम है नागदा। कौन सा स्थान, नागदा, ध्यान रखना, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है। और काल भोज्य बप्पा रावल ने मेवाड़ या सर्वप्रथम मेवाड़ की जो राजधानी बनाई थी वो भी कौन सी बनाई थी, नागदा बनाई थी। कौन सी बनाई थी दोस्तों, नागदा। आगे चलते हैं, मातृकुंडिया का मंदिर किस जिले से संबंधित है, मातृकुंडिया का मंदिर किस जिले से संबंधित है, जिसे हरिद्वार भी कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे हरिद्वार भी कहा जाता है। मातृकुंडिया का मंदिर किस जिले से संबंधित है, मातृकुंडिया स्थान किस जिले से संबंधित रखता है, तो ध्यान रखना बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, और एक स्थान और दे रखा है झालावाड़। तो मातृकुंडिया जो स्थान है दोस्तों वो कहाँ से संबंधित है, चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से संबंधित है दोस्तों, मातृकुंडिया का जो संबंध है रासमी तहसील, कौन सी तहसील दोस्तों, रासमी तहसील, और ये बताया जाता है चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। और रासमी तहसील
मातृकुंडिया नामक स्थान को और क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ का हरिद्वार। यहाँ पर मेला भरता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं इसको। आगे चलते हैं। मीरान साहब की दरगाह कहाँ, किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? अगर मीरान साहब की दरगाह पूछी जाए, मीरान साहब की दरगाह किस जिले के अंदर स्थित है? अजमेर के अंदर है, भरतपुर के अंदर है, नागौर के अंदर है, जयपुर के अंदर है। ये 4 जिले दे रखे हैं। और हमारा जो 11वें नंबर का प्रश्न है वो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। और मीरान साहब की जो दरगाह है वो कहाँ पर हो जाएगी? वो हो जाएगी अजमेर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर एक दुर्ग है दोस्तों, उस दुर्ग का नाम है तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग। आगे चलते हैं। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? अगर राजस्थान का राजकीय नृत्य पूछा जाए तो राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय नृत्य गुडला, या फिर अग्नि नृत्य, या फिर घूमर नृत्य, या फिर तेरह ताली नृत्य। तो ध्यान रखना, राजस्थान का जो राजकीय नृत्य वो कौन सा है? घूमर। कौन सा है दोस्तों? राजकीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। हमारा जो राजकीय नृत्य वो कौन सा हो जाएगा? घूमर। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ध्यान रखना, जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है, जिसके अंदर कितने नियम भी दिए गए हैं? 36 नियम। ठीक है ना। ये जो 36 नियम है वो एक ग्रंथ लिखा है जसनाथ जी का, उस ग्रंथ का नाम है जसनाथी पुराण। ग्रंथ का नाम क्या है? जसनाथी पुराण। ग्रंथ का नाम क्या है? जसनाथी पुराण। और इसके अंदर कितने नियमों का वर्णन है? 36 नियमों का वर्णन है। गुडला नृत्य कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? होली के एक दिन बाद गुडला नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मारवाड़ के अंदर। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? मारवाड़ के अंदर किया जाता है। और गुडला नृत्य स्टार्ट करने वाले गुडले खां की पुत्री गिंदोली के द्वारा गुडला नृत्य प्रारंभ किया गया था दोस्तों। इतना ध्यान रखना। आगे चलते, आगे एक नृत्य के बारे में और यहाँ पर देते तेरह ताली नृत्य। कामड़ जाति की महिला द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और इसके अंदर कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। और 13 प्रकार की कलाई की जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तेरह ताली नृत्य के नाम से जानते हैं। आगे चलते दोस्तों। बावड़ियों का नगर किसको कौन सा है दोस्तों? इसमें से बावड़ियों का जो नगर है वो कौन सा है? कोटा है, झालावाड़ है, बूंदी है, सिरोही है। बावड़ियों का नगर पूछा गया है। और बावड़ियों का नगर चारों ऑप्शन में से कौन सा है? कोटा, झालावाड़, बूंदी या सिरोही। तो बावड़ियों का जो नगर है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बूंदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बूंदी। बावड़ियों का नगर किसको कहेंगे हम? बूंदी को कहेंगे। किसको कहेंगे दोस्तों? बूंदी को। आगे चलते हैं। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ध्यान रखना, इस्तीफा जो देता है वो किसको देता है? जिला प्रमुख को। किसको देता है? पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसको देता है? जिला प्रमुख को। किसको देता है? जिला प्रमुख। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? तो ध्यान रखना दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? तंदूरा, नगाड़ा, ताशा, मशक। ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो ध्यान रखना, मशक जो कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है ना। और नगाड़ा कैसा है? तो ध्यान रखना, नगाड़ा जो दोस्तों वो अवनद वाद्य यंत्र है। कैसे वाद्य यंत्र है? अवनद। नगाड़ा कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद। तंदूरा कैसे वाद्य यंत्र है? तंदूरा, ध्यान रखना, तंदूरा है वो तत् वाद्य यंत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तंदूरा कैसा हो जाएगा? तत् वाद्य यंत्र। तंदूरा तत् हो जाएगा। और ताशा, ताशा कौन सा वाद्य यंत्र है? ध्यान रखना, ताशा अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा दोस्तों? ये ताशा और नगाड़ा दोनों पूछा जाए तो ये कौन से? अवनद। और तंदूरा देखा जाए तत् वाद्य यंत्र है। और यहाँ पर देखा जाए तो मशक जो है दोस्तों वो सुशीर वाद्य यंत्र है ना। आगे चलते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न आ चुका है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी साथी मेरे। राज्य के राजसी ठाट बाट सहित विशेष सुविधाओं से युक्त पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ किस वर्ष प्रारंभ किया गया था दोस्तों? शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये पूछा गया हमसे प्रश्न पूछा गया है कि 1978, 1982, 1989 या 1933। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो शुभारंभ
शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया था 1982 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों? 1982। इसका जो शुभारंभ किया गया था 1982 ईस्वी में। कब किया गया था? 1982 ईस्वी। इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला था। जब राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे और उस दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन सी, ये पूछा गया। नागेंद्र बाला, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, रामा देवी पांडे। तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? अंजना देवी चौधरी। कौन सी हो जाएगी? अंजना देवी चौधरी। इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान की किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है? राजस्थान की किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है? यहाँ पर मैं राजस्थान का नक्शा बनाता हूँ दोस्तों, और इस राजस्थान के नक्शे के अंदर देख लेना कि यहाँ पर तो है गुजरात। कौन सा स्टेट है हमारा? गुजरात। और यहाँ पर है एमपी। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? एमपी। यहाँ पर यूपी आ जाएगा। इधर कौन आ जाएगा? यूपी आ जाएगा। इधर कौन आ जाएगा? हरियाणा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? हरियाणा के ऊपर कौन सा आएगा? पंजाब। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगाता है राजस्थान 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, है ना? है ना? तो ध्यान रखना, अगर एमपी से पूछा जाए सर्वाधिक हमारे एमपी से लगती, कितनी लगती है? तो 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। ध्यान रखना। इसके बाद देखा जाए गुजरात से 1022 कितनी लगती है? 1022। गुजरात से कितनी लगती है? 1022। ठीक है ना? गुजरात से कितनी लगती है? 1022। और आपको मुझे ये बताना है कि हरियाणा से कितनी लगती है राजस्थान की सीमा? कितनी लगती है? 1262। कितनी लगती है? 1262। हरियाणा से कितने लगाता है राजस्थान सीमा? 1262 किलोमीटर, है ना? ये ध्यान रखना। ये राजस्थान की यूपी से कितना लगाता है? यूपी से, उत्तर प्रदेश से कितने? 1262। 1262 ये किससे लगती है? यूपी से। और सॉरी, ये अरे यार क्या हो रहा है? एक मिनट रुक जाओ। हरियाणा से कितनी लगती है दोस्तों? पहले मैंने सही बता, 1262 कहाँ से लगती है? हरियाणा से। चलो ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यूपी से कितनी लगती है, तो ध्यान रखना 899 किलोमीटर। कितने? 899 किलोमीटर। और गुजरात से कितनी लगती है? 1022। पंजाब से कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। ठीक है। मध्य प्रदेश से कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। ये याद रख लेना। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी दोस्तों। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई वो कहाँ पर हुई, ये पूछा गया है। चावड़, उदयपुर, कुंभलगढ़, गोगुंदा। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो दोस्तों वो कहाँ पर हुई थी? चावड़ के अंदर हुई थी। अगर महाराणा प्रताप का स्मारक पूछा जाए, स्मारक कहाँ पर है, तो उदयपुर के अंदर फतेह सागर झील के किनारे, है ना दोस्तों? फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। और कौन सी मंगरी है, तो ध्यान रखना मोती मंगरी। स्मारक कहाँ पर है इनका? मोती मंगरी, फतेह सागर झील के किनारे, एपेस के किनारे ऊपर पहाड़ी पर मोती मंगरी, वहाँ पर इनका स्मारक है। और यहीं पर चावड़ के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। यहीं पर इनकी कितने खंभों की छतरी है, तो ध्यान रखना इनकी जो 8 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अमर सिंह प्रथम इनके पुत्र के द्वारा। और केजड़ बांध के मध्य या निकट स्थित है ये, है ना? आगे चलते हैं। राज्य में किस दशक में जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? राज्य में किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर की, मतलब माइनस के अंदर वृद्धि दर कब की गई, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना 1901 से 1911, 1911 से 1921, या फिर 1931 से 1941, 1921 से 1931। फटाफट बता दीजिए मुझे, ऋणात्मक दर कब रही थी? तो वो रही थी, ये चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, 1921 से लेकर 1911 से लेकर 1921 के मध्य राज्य के अंदर क्या रही थी? ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी। किसके अंदर? जनसंख्या के अंदर। आगे चलते हैं। राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? घोड़ों का तीर्थ स्थल जोहड़बीड़, बीकानेर, आलमजी का धोरा और जालोर। तो ध्यान रखना, एक यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, एक मैं दे देता हूँ यहाँ पर। तो ध्यान रखना, दोगधोरा, ये आपका दोगधोरा, ये आपका डी ऑप्शन है ना? ध्यान रखना, इसमें से बताना आपको। तो ध्यान रखना, राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा है? राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा है? आलमजी का धोरा।
बाड़मेर, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, सभी शेयर कर दीजिए फटाफट, मेरे साथियों शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे चलते, राजस्थान में सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? ये अभी हम लोगों ने बताया, सबसे न्यूनतम कौन सा है, तो यही बात है, पंजाब। कौन सा है सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य, कौन सा है? पंजाब। आगे चलते दोस्तों, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला बनी है दोस्तों? तो जयसमंद, उदय सागर, फतेह सागर, पिचोला। तो ध्यान रखना, फतेह सागर झील के मध्य क्या बनी हुई है? सौर वेधशाला, ठीक है ना, एशिया की प्रथम सौर वेधशाला ऐसा बताया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना, प्रथम है ये, एशिया की प्रथम, सॉरी इसरो, हाँ इसरो के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? इसरो के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, इसरो के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। और ध्यान रखना, ये सौर वेधशाला कहाँ पर है? फतेह सागर। आपको बीच के बीच में एक टापू सा दिखाई दे रहा होगा साइड के अंदर, मतलब उस समय जो अभी वर्तमान नया रोप वे बना है ना, उस साइड पर लगा हुआ, ये फतेह सागर के बीचों बीच के अंदर लगा। एक तो बीचों बीच के अंदर गार्डन है, वो नहीं, इसके साइड में उधर देखा जाए पहाड़ियों के साइड में। पिचोला झील उदयपुर के अंदर, उदय सागर भी उदयपुर के अंदर है। जयसमंद दोस्तों कहाँ पर है? वर्तमान में सलूम्बर के अंदर। जयसमंद कहाँ पर आ जाएगा? सलूम्बर जिले के अंदर, इतना ध्यान रखना। आगे चलेंगे दोस्तों, चार हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है? चार हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है, ये पूछा गया। चार हाथों वाले देवता किसको कहा जाता है? वीर कल्ला जी, या रामदेव जी, या पाबू जी, या मामादेव। तो ध्यान रखना, वीर कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है। रामदेव जी का जो मतलब जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? सीर तहसील उड़ू कश्मीर गाँव बाड़मेर के अंदर, है ना, ध्यान रखना। और पाबू जी का जो जन्म कोलू गाँव फलोंदी जोधपुर के अंदर हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। मामादेव कौन से देवता है? तो ध्यान रखना, बरसात के देवता। मामादेव कौन से देवता हैं? बरसात के देवता। इनको बरसात के देवता के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते दोस्तों, चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले के अंदर प्रवेश करती है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये कहाँ पर प्रवेश करते हैं? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर प्रवेश करते हैं? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है चौरासीगढ़। कौन सा स्थान? ये राजस्थान, चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ के एक स्थान है, उस स्थान का नाम है चौरासीगढ़। कौन सा स्थान? चौरासीगढ़। यहाँ से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है चंबल नदी। आगे चलते हैं, पाबू जी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? तो ध्यान रखना, पाबू जी और मैंने रामदेव जी दोनों के बताए हैं, तो ये किस वाद्य यंत्र के साथ इनका क्या करते हैं? फड़ का वाचन करते हैं, रावण हत्ता। इसके साथ और कौन हो जाएंगे? रामदेव जी भी आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे दोस्तों? रामदेव जी। आगे चलते हैं, अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे दोस्तों? अशोक जी जो गहलोत थे, हमारे डोकरे साहब थे, वो कब पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ध्यान रखना, 2003 से लेकर 2008 के मध्य, या फिर 2008 से 2013, या 98 से लेकर 2003, या फिर 1993 से लेकर 1998। तो ध्यान रखना, पहली बार ये मुख्यमंत्री कब बने थे? 1998 से लेकर 2003, मतलब उस समय तो आप लॉन्च भी नहीं हुए होंगे, आपका जन्म नहीं होगा, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, हुमायूं के पास राखी भेजने वाली महारानी कौन थी? हुमायूं के पास राखी भेजने वाली महारानी कौन थी? तो ध्यान रखना, पद्मिनी, कर्मावती, उमादे, या फिर चारुमती। चार महिला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। विक्रमादित्य की मम्मी महाराणा सांगा की पत्नी, जिसने हुमायूं के पास क्या भेजी थी दोस्तों? राखी भेजी थी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उमादे, जिसको रूठी रानी के नाम से भी जानी जाता है, किस नाम से? रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके पति का नाम था मालदेव। क्या नाम था? मालदेव। चारुमती विवाद दोस्तों, चारुमती जो विवाद हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? ध्यान रखना, चारुमती जो विवाद हुआ था वो चारुमती विवाद, एक मिनट, चारुमती जो विवाद हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? तो महाराणा राज सिंह और दिल्ली का बादशाह था औरंगजेब के मध्य। किसके मध्य? औरंगजेब के मध्य एक विवाद होता है, जिस विवाद का नाम है चारुमती विवाद। और इसी विवाद में कृष्णदास चुंडावत
चुंडावत की पत्नी सहल कंवर ने सिर काट के दे दिया था, इतना ध्यान रखना जाते समय युद्ध में। पद्मिनी की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। पद्मिनी वही है रावल रतन सिंह की पत्नी जिसने 1600 रानियों के साथ 2003 के अंदर क्या किया था, ध्यान रखना 2003 के अंदर क्या किया था, अरे सॉरी 2003 कहाँ पर आएगा, अरे मेरे को वो याद रहे, सॉरी 2003 राजस्थान चित्तौड़ का पहला शाखा कब होता है, 1303 कब होता है, 1303, मैं 2003 बोल रहा दोस्तों, सॉरी 1303 के अंदर क्या होता है, शाखा होता है पद्मिनी के समय, तो उस समय पद्मिनी रानी थी। आगे चलते दोस्तों। मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेख थे, मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेख थे, लेख कौन थे, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, माणिक्यलाल वर्मा, तो कोई नहीं इनमें से। तो ध्यान रखना माणिक्यलाल वर्मा कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा कौन थे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है ना। विजय सिंह पथिक क्या थे, ध्यान रखना बिजोले किसान आंदोलन में इन्होंने बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और बिजोले किसान आंदोलन के इनको जनक भी माना जाता है। केसरी सिंह बारट दोस्तों ये स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। ये केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कवि भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक इतिहासकार भी थे। ध्यान रखना इन्होंने खूब सारे लिखे, क्या लिखे, ग्रंथ लिखे, दुर्गादास, कविराजा समलदास ददवाड़िया की जीवनी लिखी इन्होंने। इसके बाद देखा जाए अश्व घोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था, प्रताप चरित्र लिखा था, राज सिंह चरित्र लिखा था इन्होंने, दुर्गादास के बारे में लिखा था, रूठी रानी के बारे में लिखा था और देखा जाए इन्होंने 13 सोटे भी लिखे थे जिनको चेतावनी राज चुंगुटिया कहा जाता है और डिंगल भाषा के अंदर लिखे थे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के खिलाफ लिखे थे उनको समझाने के लिए, है ना दोस्तों। ध्यान रखना आगे चलते हैं। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में बढ़ता है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध जो मेला बढ़ता है वो कोटा के अंदर, बीकानेर के अंदर, बारा के अंदर। तो ध्यान रखना सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला बढ़ता है दोस्तों वो कहाँ पर बढ़ता है, तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला जो बढ़ता है वो बारा में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है, बारा के अंदर। आगे चलते दोस्तों। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ उदयपुर के अंदर, सिरोही के अंदर, पाली के अंदर या राजसमंद। अचलगढ़ का जो संबंध है दोस्तों वो कहाँ से है, सिरोही के अंदर। आगे चलते दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो ध्यान रखना बिजोलिया किसान आंदोलन 1895, 1997, 1890 या 1892। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 मतलब ये 44 वर्षों तक चला था, जिसके अंदर एक भी आदमी शहीद नहीं हुआ था। ध्यान रखना अहिंसक एकमात्र ऐसा विश्व का आंदोलन जिसके अंदर एक भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ, किस जिले में जुड़ा हुआ, धौलागढ़ देवी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, जोधपुर, जयपुर, अलवर या फिर और कौन सा है, तो ध्यान रखना अजमेर। धौलागढ़ देवी का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ से संबंधित है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के अंदर किस जिले से संबंधित है, ध्यान रखना अलवर। कौन सा जिला, अलवर, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किए गए दोस्तों, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले के अंदर स्थापित किया गया, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, अजमेर। तो ध्यान रखना किस जिले के अंदर स्थापित किया गया है, अजमेर के अंदर। कहाँ पर, अजमेर के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर अभियान मिशन या साक्षर भारत मिशन कब चलाया गया था दोस्तों, देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन कब चलाया गया दोस्तों, तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 2010, 8 अगस्त 2010, 8 सितंबर 2010 या फिर 8 सितंबर 2009। तो ध्यान रखना 8 सितंबर 2009 के अंदर। आगे चलते दोस्तों। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर, संस्थान कहाँ पर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो ध्यान रखना काजरी का जो संबंध है वो कहाँ से है दोस्तों, जोधपुर से। कहाँ से, जोधपुर से। आगे चलते हैं दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थापित किया है, कहाँ पर स्थापित है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है, ध्यान रखना दोस्तों वो तबीजी, अजमेर, दुर्गापुर, गंगानगर, जेतसागर, गंगानगर या फिर सूरतगढ़, बीकानेर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, सूरतगढ़, गंगानगर। क्या हो जाएगा, सूरतगढ़, गंगानगर। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है दोस्तों,
कितने प्रतिशत रहती है, तो ध्यान रखना 75। कितने परसेंटेज रहती है, 75% राजस्थान की जो जनसंख्या वो कहाँ पर रहती है, ध्यान रखना ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना ML लाठर, ID दुआ, उषा शर्मा या फिर प्रताप कृष्ण लोरा। तो वर्तमान में जो लोकायुक्त है वो कौन है, प्रताप कृष्ण लोरा है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात महिला प्रति 1000 पुरुष के माध्यम से बताइए दोस्तों। राजस्थान का जो लिंगानुपात क्या है, तो ध्यान रखना राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 926, 936 या फिर 928 या 939। तो राजस्थान 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928 है दोस्तों। आगे चलते हैं। राजस्थान में थार पारकर नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थल क्या, ध्यान रखना दोस्तों। थार पारकर नस्ल की जो गाय है इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों सुहालका, नागौर, पुष्कर, अजमेर, मलानी, बाड़मेर या अबू सिरोही। तो कहाँ से मानी जाती है, मलानी बाड़मेर से मानी जाती है। आगे चलते हैं। 2012 की जनगणना वाला जिला कौन सा है, 2012 की पशु गणना के वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना 2011 पशु गणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक गोवंश किस जिले के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना किस गोवंश के 2012 की पशु गणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना ये प्रश्न थोड़ा मिस प्रिंट है, मैं बोल देता हूँ इसको दोस्तों। 2012 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, नागौर। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर। क्या हो जाएगा, उदयपुर। आगे चलते हैं। पांचना बांध कहाँ पर स्थित दोस्तों, पांचना जो बांध है दोस्तों वो पांचना बांध कहाँ पर स्थित है, दौसा के अंदर है, करौली या सवाई माधोपुर या अलवर। तो ध्यान रखना पांचना जो बांध है वो कहाँ पर है दोस्तों, करौली के अंदर। कहाँ पर है, करौली के अंदर। आगे चलते हैं। चांद मारी ताम्री परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है, ये ध्यान रखना। चांद मारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है, तो ध्यान रखना दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ या पाली। तो चांद मारी ताम्र परियोजना जो संबंधित है वो किस जिले से संबंधित है, वो संबंधित है झुंझुनू से। किस जिले से संबंधित है, झुंझुनू से। आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम उत्पादन सर्वाधिक होता है, ध्यान रखना। जिप्सम जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक किस जिले के अंदर होता है, ये पूछा गया है। इसका आंसर दीजिए फटाफट। अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर उदयपुर। तो सर्वाधिक जो जिप्सम उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, इसका आंसर छापो फटाफट दोस्तों, फटाफट छापिए इसका आंसर। सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन कहाँ से होता है, ठीक है ना। इसका आंसर छापिए दोस्तों, आंसर छाप दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, जैसलमेर। एक बार आप इस प्रश्न को कंफर्म कर लीजिए ये कौन सा राइट है, कंफर्म कर लीजिए, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इसीलिए। आगे चलते हैं दोस्तों। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः कोटा के अंदर शिकार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई के दृश्य या फिर शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य या फिर उत्सव दृश्य। तो ध्यान रखना कोटा के अंदर शिकार के दृश्य, शिकार करते हुए, है ना। अगर शिकार के दृश्य पूछा जाए तो वो शिकार संबंधित कोई भी चित्र कुछ भी आ जाए वो कोटा शैली होगी दोस्तों। अगर पशु पक्षियों से संबंधित पूछा जाए तो वो बूंदी शैली होगी। कौन सी शैली होगी, बूंदी शैली। आगे चलते हैं। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, गुलाब चंद कटारिया, CB जोशी, प्रद्युमन सिंह, अशोक लोहाटी। तो ध्यान रखना कौन है, प्रद्युमन सिंह। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। कौन है, प्रद्युमन सिंह। आगे चलते हैं दोस्तों। रामसागर अभ्यारण्य कहाँ पर है, रामसागर अभ्यारण्य कहाँ पर है, रामसागर जो अभ्यारण्य है, हाँ रामसागर अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित, ये पूछा गया। भरतपुर, जयपुर या फिर कहाँ पर है, बूंदी, धौलपुर। तो ध्यान रखना रामसागर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों।
राजस्थान में मछली अभयारण्य कहाँ पर खोला गया है? ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर मछली अभयारण्य कहाँ पर खोला गया है? सीकर, उदयपुर, अलवर या भरतपुर। तो मछली जो अभयारण्य है वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं। नवीनतम बाघ परियोजना किस जिले में बनाई गई है? नवीनतम जो कोटा, राजसमंद, अलवर या बूंदी। तो कहाँ पर बनाई गई है? बूंदी। कौन सी है? 52वीं टाइगर परियोजना। ठीक है ना, 52वीं टाइगर परियोजना है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। और आज का सेशन यहीं तक है दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो, है ना। आगे और अपन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और बाद में एक हिंदी की क्लास लगेगी आपकी।